चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज का रिवीजन हम लोग कंटिन्यू करें ना। आज रिवीजन का डे 12 है। आज का शेड्यूल अगर पहले समझ लें तो आज अकाउंट में तो हमें सिर्फ रिवीजन करना है सेकंड चैप्टर का। ठीक है ना, जो अपने फाइनल अकाउंट कल तक कंप्लीट किया होगा आज रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब कि सब सम एक बार देख लो, कोई हार्ड एडजस्टमेंट लगे उसके नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो। कोई अगर हार्ड सम लगता है तो फिर से एक बार काउंट कर लो, ऐसा। और इसके साथ पॉसिबल हो तो फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर भी रिवीजन कर लो। जब रिवीजन हो ना तो पहले का सब कर लिया करो कि भाई कहीं हम भूल तो नहीं गए। ठीक है ना, तो आज रिवीजन वो कर लेना। उसके साथ जो हमारा स्टेटिस्टिक का पार्ट चल रहा है वो स्टेटिस्टिक का पार्ट हम लोग देखेंगे। कल जो लॉजिकल लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे थे ना हम लोग सेकंड चैप्टर के, आज उसी को ही कंटिन्यू करना है। कल सब इलस्ट्रेशन देखे थे, आज फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें देखने हैं। बरोबर, तो उसे हम लोग समझे। उसके अलावा आज और कल में हमारा स्टेट का ही पार्ट है, तो स्टेट में ही शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं सेकंड चैप्टर के। मतलब आज और कल में हमें सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैं जो आज और कल के वीडियोस बनाऊंगा ना वो थोड़े मिक्स होंगे। जैसे आज सब लॉजिकल लॉन्ग क्वेश्चन का साथ में वीडियो बना रहा हूँ, आज और कल का शॉर्ट क्वेश्चंस का भी फिर एक साथ वीडियो होगा हमारा। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान देना, आज और कल में हमें सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है पूरा। बरोबर, तो स्टेट का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, और अगर अकाउंट का जो है वो पार्ट आपका सपोज हो चुका है अच्छी तरह से, तो कल जो टेस्ट दी थी आज उसको रीचेक करो। बरोबर, मुझे बताओ कि भाई आपके टेस्ट में कैसे मार्क्स आए हैं। पहली स्टेट की टेस्ट ली थी वो बरोबर हुई कि नहीं, आज अकाउंट की टेस्ट बरोबर थी कि नहीं, वो मुझे बता लो आप लोग। ठीक है। और कुछ भी अगर बाकी हो तो आज के दिन में वो पूरा करो। साथ में इकोनॉमिक्स का हमारा पार्ट चल रहा है वो तो है ही। ठीक है ना। आपका फ्राइडे सैटरडे हमेशा थोड़ा सा शेड्यूल बड़ा रहता है, क्योंकि अगर कुछ बाकी रहा तो संडे के दिन उसे पूरा करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का शेड्यूल भी अच्छी तरह से कंप्लीट करना है कि संडे को 1 to 4 चैप्टर की टेस्ट रहेगी। इको की टेस्ट है ना संडे को, तो इसलिए आज और कल में वो इकोनॉमिक्स का थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर भी अच्छी तरह से कंप्लीट करना। तो चलो, ये तो शेड्यूल की बात हुई। अब रिवीजन को कंटिन्यू करें हम। जो हमारे स्टेट के सेकंड चैप्टर के लॉन्ग सम हमारे चल रहे थे, हमने जनरली देखा था कार्ल पियर्सन मेथड और स्पीयरमैन रैंक मेथड, उनमें फार्मूलाज थी ना। भाई कार्ल पियर्सन में ये 3 फार्मूलाज, लॉन्ग जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें से तो 3 में से कोई भी फार्मूला यूज करो वो ठीक है। स्पीयरमैन रैंक में भी ये 2 फार्मूला ही आती है। एक डायरेक्ट फार्मूला 6 सिग्मा d² अपॉन n n² - 1। ठीक है ना, 1 - ये। और दूसरा कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है उसमें कॉमन फैक्टर आता हो तो ये कॉमन फैक्टर ऐड होता है कि σd² + cf। है कि नहीं। इसके जो लॉजिकल क्वेश्चन थे कल हमने इलस्ट्रेशन देखे थे, आज फाइनल एक्सरसाइज का सम देखना है। जैसे आज अगर पहला सम देखे हम तो सेक्शन एफ का क्वेश्चन 9 है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सेक्शन एफ में क्वेश्चन 9 वो देखें। अब देखो आपकी टेक्स्ट बुक में भी कि उसमें दिया हुआ है कि कोई 50 नंबर्स हैं, उनके रिलेटेड डेटा भी आपको है कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, x² एक्स वाई सब दिया हुआ है यहाँ। लेकिन नीचे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, वो लिखा हुआ ऐसा है कि इन सब में पूरी काउंटिंग के बाद पता चला कि एक पैर उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, कि एक एडिशनल पैर आ गई है 10 9 की। ये एडिशनल पैर मतलब ये एक्स और वाई की एक एक एक्स्ट्रा वैल्यू उसमें ऐड हो गई है। तो वो वैल्यू रिमूव करके न्यू हमें कॉरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना। बरोबर ना, न्यू आर की वैल्यू हमें ढूंढनी है। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई सपोज जैसे हम एक्स और वाई का पूरा टेबल बनाते हैं ना, एक्स की पूरी वैल्यू, वाई की सब वैल्यू, भाई सब वैल्यू जैसे लिखते हैं आखिरी में टोटल, फिर उसका x² एक्स वाई सब ढूंढते हैं। लेकिन एंड में पता चला कि एक्स और वाई में एक नंबर एक्स्ट्रा हो गया है। मतलब एक्स में एक 10 एक्स्ट्रा लिख दिया या वाई में एक 9 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो गया। तो इसको हटा के न्यू वैल्यू ढूंढनी है। तो ये सब वैल्यू हमें रिवाइज करनी पड़ेगी ना, सबका वैल्यू हमें रिवाइज करना पड़ेगा, न्यू वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन उसकी तरह है कि कल आपने इलस्ट्रेशन 28 किया था, देख लेना। कल इलस्ट्रेशन 28 उसकी तरह है, पर उसमें और इसमें फर्क ये है कि इलस्ट्रेशन 28 में ऐसे दिया हुआ था कि एक नंबर गलत लिख दिया, भाई ये लिखना था उसकी जगह ये लिख दिया। तो हम क्या कर रहे थे कि जो गलत लिख दिया उसको सब में से माइनस कर रहे थे, सही लिखा वो सब में प्लस कर रहे थे। यही किया था ना इलस्ट्रेशन 28, देख लेना भाई कल वाले सब में फिर से। लेकिन यहाँ क्या है कि कोई गलत नहीं लिखा है, मतलब गलत लिख के सुधारना नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिख दिया है गलती से, उसे खाली हटाना है। मतलब सब में से खाली माइनस ही करना है, प्लस वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये लॉजिक ध्यान देना, इसमें सब में खाली माइनस करनी है हर वैल्यू में से, प्लस में कुछ भी नहीं करना। कल इलस्ट्रेशन 28 कर रहे थे, उसमें जो है वो माइनस प्लस कर रहे थे, गलत माइनस सही प्लस। यहाँ सिर्फ गलत ही है, कुछ इसकी जगह सही लिखना ही नहीं है हम।
ठीक है ना। तो अगर सबकी वैल्यू हम रिवाइज करें, अगर सॉल्यूशन करें, तो रिवाइज कुछ ऐसे होगा कि सपोज n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू 50, उसमें से भी एक माइनस होगा और आंसर 49 होगा। ये लॉजिक खास ध्यान देना भाई, यही स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। भाई n की वैल्यू भी बदल रही है कि भाई n टोटल 50 थे, भाई x में 50 नंबर थे, y में 50 नंबर थे, लेकिन पता चला कि एक नंबर तो एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो अब x में कितने नंबर रहेंगे, टोटल 50 नहीं रहेंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा हो गया है, तो टोटल नंबर उसके अलावा 49 ही रहे। y में भी टोटल 50 नंबर थे n की वैल्यू, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो गया, तो अब टोटल नंबर उसमें 49 ही रहे, बरोबर। तो यहाँ पे 49, ये भूलना मत, एक माइनस करना। कल जो इलस्ट्रेशन 28 किया था उसमें ऐसा था कि भाई गलत माइनस करके सही प्लस कर रहे थे, तो टोटल नंबर तो 50 के 50 ही रहेंगे, उसमें फर्क नहीं आएगा। पर यहाँ कुछ प्लस नहीं कर रहे, एक नंबर हटा रहे हैं, तो टोटल भी तो कम होगा ना भाई। ध्यान है ना, स्टूडेंट यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं, पूरा सम बरोबर कर लेंगे, सबकी वैल्यू रिवाइज करेंगे, लेकिन एन पे 50 का 50 रख देंगे, पूरा सम गलत। ये मिस्टेक ना हो, वो ध्यान देना। खाली अगर कम ही करना है तो सब में कम करना पड़ेगा। अरे बात ध्यान, तो n की वैल्यू रिवाइज होगी, n, उसके बाद सिग्मा x है कि सिग्मा x हमें 500 है, तो सिग्मा x x का टोटल, तो उसमें से ये एक नंबर माइनस करेंगे ना, कि ये एक नंबर कौन सा है 10, तो 10 उसमें से माइनस करेंगे, जो x की वैल्यू वो x में से माइनस, तो 500 में से 10 माइनस 490 रहेगा। सिग्मा y की अगर बात करें कि सिग्मा y वो वैल्यू है 300, तो y में से y की वैल्यू माइनस करेंगे कि y की वैल्यू कितनी ऐड हो गई है, 9 एक्स्ट्रा आ गई है, तो वो 300 में से 9 माइनस करें, कितना हो जाएगा 291, बराबर ना, ये वैल्यू। फिर उसके बाद जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 5450 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स की वैल्यू माइनस करेंगे, लेकिन वो ध्यान देते हैं कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू भी स्क्वायर में माइनस होगी, बराबर ना। कल भी ऐसा सम किया था, उसमें उसमें माइनस प्लस दोनों कर रहे थे, यहाँ खाली माइनस करना है। तो अगर एक्स स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर माइनस करेंगे, बराबर। 10 का स्क्वायर मतलब कितना माइनस होगा उसमें कि 5450 माइनस 100, तो 5350, ये किसमें रहेगा एक्स स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर की बात करें कि सिग्मा वाई स्क्वायर वो दिया हुआ है 2000, तो वाई स्क्वायर में से वाई की वैल्यू माइनस करेंगे पर उसका स्क्वायर, कि भाई y की वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस करेंगे, मतलब कि 2000 माइनस 9 का स्क्वायर है 81, बराबर। तो 2000 में से 81 हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1929, 1919, सॉरी, ये माइनस होगा ना कि 1919 हो जाएगा, बराबर ना, 81 उसमें से माइनस। और आखिरी में जो सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, वो सिग्मा एक्स वाई, उसकी वैल्यू भी रिवाइज करें कि सिग्मा एक्स वाई है 3090, तो उसमें से माइनस करेंगे, ये x और y है ना, तो x और y का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, कि x और y दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 3090 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मतलब 3090 माइनस 90, बराबर ना, और 90 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू न्यू मिलेगी, वो मिलेगी 3000, बराबर। ये सब की न्यू वैल्यू मिली हमें, और ये जो न्यू वैल्यू मिली ना, वो सब वैल्यू अब फिर से इसी फार्मूला में रखेंगे हम, जो हमारी आर की फार्मूला है बेसिक, बराबर ना, तो आंसर मिलेगा ना। ध्यान रहेगा, ये सम कल जो इलस्ट्रेशन 28 किया उसकी तरह ही है, सब वैल्यू रिवाइज करनी पड़ती है, पर लॉजिक इसमें वही ध्यान में रखना कि n की वैल्यू भी रिवाइज करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि खाली सब में माइनस करना है, प्लस कुछ भी नहीं। क्लियर, ध्यान रहेगा। अब ये सब वैल्यू इसमें रखोगे ना, आर की फॉर्मूला में रखो, आपका आंसर आ जाएगा फिर। क्लियर। अब ऐसे ही सेम वैसे ही इलस्ट्रेशन 10 है, मतलब सेक्शन एफ का 10 है, इलस्ट्रेशन नहीं, सेक्शन एफ का 10th वाला क्वेश्चन है। उसमें भी देखो ऐसे दिया हुआ कि भाई डेटा दिए हुए हैं 10 नंबर्स के, जिसमें x बार y बार x माइनस 65 स्क्वायर, y माइनस 13 स्क्वायर, x माइनस 65, y माइनस 13, ऐसे दिया हुआ है। अब इनमें भी हमें r की वैल्यू ढूंढनी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब ऐसा सम हो, कल भी ये बताया था, कल हमने इलस्ट्रेशन 30 और 31 किया था इसकी तरह। उसमें ऐसा था कि भाई जब भी x के साथ नंबर दिया गया हो,
x माइनस 65 है, y माइनस 13 है, x के साथ नंबर हो माइनस में, तो कौन सी फार्मूला लगाए कंफ्यूजन होता हो तो ऐसे सब नंबर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, uv में कन्वर्ट कर देते हैं। किया था ना कल ऐसा इलस्ट्रेशन 30 और 31 कि उनको uv में कन्वर्ट कर देते हैं कि जिससे सिंपल हो जाए वो क्वेश्चन, बराबर। तो देखो uv में अगर हम लोग कन्वर्ट करें इसमें, तो हम u और v को सपोज कर लेते हैं कि जैसे सपोज या लेट u की फॉर्मूला आती है x माइनस ए, x माइनस ए, और यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस ए की वैल्यू कौन सी है हमारी 65 है, तो मतलब x माइनस 65। तो जहां जहां पे x माइनस 65 है उसकी जगह पे हमें क्या लिखना होगा, u लिखना होगा, ये सपोज वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू अगर कहें तो v की वैल्यू आती है हमारी y माइनस बी, और यहाँ दिया हुआ है b की वैल्यू y माइनस 13। ये a और b एज्यूम वैल्यू होती है, तो जो यहाँ दिया हुआ है उसी को ही एज्यूम कर लेते हैं हम, बराबर ना, कि ये y माइनस 13, तो जहां पे y माइनस 13 है उसकी जगह v लिखेंगे हम। क्लियर। तो अगर हम इनकी वैल्यू रखें कि जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है सिग्मा x माइनस 65 स्क्वायर, x माइनस 65 स्क्वायर, तो x माइनस 65 पे क्या लिखेंगे हम, u लिखेंगे, तो मतलब यहाँ हो जाएगा सिग्मा u स्क्वायर, बराबर ना, सिग्मा u स्क्वायर वो वैल्यू है हमारी 850 की। फिर दूसरा है y माइनस 13 कि सिग्मा y माइनस 13 का स्क्वायर, तो y माइनस 13 का स्क्वायर, तो वो y माइनस 13 को हमने v सपोज किया तो वो हो गया सिग्मा v स्क्वायर जो दिया हुआ है 32, सिग्मा v स्क्वायर वो 32, ठीक है। और उसके साथ जो है कि सिग्मा x माइनस 65 एंड y माइनस 13, x माइनस 65 y माइनस 13, तो उनके लिए ये सिग्मा u हो गया और ये v हो गया, मतलब u और v साथ में है तो ये हो गया ना सिग्मा uv, कि सिग्मा uv उसका आंसर है यहाँ पे 0, बराबर। ये तीन वैल्यू मिली, लेकिन अभी भी फॉर्मूला के हिसाब से दो वैल्यू मिसिंग है। कर इलस्ट्रेशन 31 किया था ऐसा, याद है ना, ये सेम ध्यान में रखो, और एग्जाम में आएगा तो यही नंबर भी नहीं बदलेंगे, या वो इलस्ट्रेशन या ये सम, तो इसलिए ध्यान में रखो। कल हमने वो इलस्ट्रेशन किया था बराबर 31 वाला, उसमें भी था ना u और v मिसिंग था तो उसे लॉजिकली फाइंड किया था, तो अब यहाँ पर भी वैसे ढूंढे कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सिग्मा u सिग्मा v उसकी फॉर्मूला नहीं, उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो ढूंढना पड़ेगा कि अगर सिग्मा u की वैल्यू ढूंढे तो सिग्मा और u पे हमने सपोज किया है x माइनस 65, u पे क्या सपोज किया x माइनस 65, तो कल भी जैसे किया था ना, क्या करेंगे कि ये सिग्मा को दोनों के साथ लिखेंगे, सिग्मा को दोनों के साथ कैसे, कि ये सिग्मा को x के साथ भी सिग्मा x, और सिग्मा को 65 के साथ भी कि सिग्मा सिग्मा 65, ऐसा रहता है ना, कि जहां पे वैल्यू रखो तो सिग्मा एक्स, अच्छा सिग्मा एक्स की वैल्यू है नहीं है ना, कल जो इलस्ट्रेशन 31 किया था उसमें ऐसा ही था, उसमें सिग्मा एक्स दिया हुआ था आपको, लेकिन यहाँ सिग्मा एक्स नहीं है, उसकी जगह क्या दिया हुआ है हमें, एक्स बार दिया हुआ है, तो भाई एक्स बार पर से सिग्मा एक्स ढूंढ सकते हैं ना यार, ढूंढ सकते हैं कि नहीं लॉजिकली। हाँ कैसे ढूंढना है अगर ध्यान में आता हो तो, यहाँ रफ में कर रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से होना चाहिए, पर सपोज बता रहा हूँ कि हमारी एक्स बार की फॉर्मूला आती है, एक्स बार की फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन आती है ना फॉर्मूला, ये कि जहां एक्स बार की वैल्यू आपको दी गई है कि एक्स बार की वैल्यू 58, सपोज सिग्मा एक्स ढूंढना है, और एन कि एन की वैल्यू भी दी गई है 10, तो अगर सिग्मा एक्स ढूंढना हो तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, 58 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा ना 580, सिग्मा एक्स की वैल्यू 580। भाई सिग्मा एक्स ढूंढना हो तो सीधा n मल्टीप्लाई बाय एक्स बार कर लेते हैं ना, या n मल्टीप्लाई बाय वाई बार कर लेंगे ना, तो भाई सिग्मा y मिल जाएगा। आ रहा है लॉजिक ध्यान, बरोबर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि सपोज सिग्मा x लिखना है तो सिग्मा x पे हम सीधा लिख दे कितना 580, ऐसे ढूंढ सकते हैं ना 58 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये सिग्मा 65, सिग्मा 65 मतलब कल भी ये बात थी कि जब सिग्मा नंबर हो तो मतलब उस नंबर को n से मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा 65 मतलब 65 65 65 65 10 बार टोटल, 10 बार का टोटल करते हैं, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें कितना हो जाएगा वो 650, बराबर, और 580 माइनस 650 कितना हो जाएगा माइनस 70, ये सिग्मा यू की वैल्यू हो गई माइनस 70। अरे बात ध्यान, सिग्मा यू मिल गया ना, अब ऐसे ही सिग्मा वी भी ढूंढे कि सिग्मा वी की वैल्यू आती है सिग्मा वाई माइनस
13 है ना, v को हमने ये सपोज किया ना y माइनस 13, उसके अकॉर्डिंग लिखें कि भाई यहाँ सिग्मा दोनों के लिए सिग्मा y माइनस सिग्मा 13। तो सिग्मा y की वैल्यू, अब सिग्मा y की वैल्यू नहीं है, y बार है, तो उसके ऊपर से भी हम सिग्मा y ढूंढ सकते हैं ना, जैसे इसमें बताया भाई। नॉर्मली अगर इसमें भी आप काउंट करो तो y बार की फॉर्मूला आती है सिग्मा y अपॉन n। तो y बार की वैल्यू, अगर यहाँ पे y बार की वैल्यू लिखो तो वो वैल्यू है 14। सिग्मा y सपोज ढूंढना है और n पे लिखेंगे हम 10, मतलब सिग्मा y अगर ढूंढना हो तो ये क्रॉस में जाएगा, 14 इंटू 10 140, बराबर। मतलब सिग्मा y की वैल्यू आ जाएगी 140 और माइनस सिग्मा 13। सिग्मा 13 मतलब 13 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 13 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा, बराबर। तो ये हो गया ना 140 माइनस 130, ठीक है। तो 140 माइनस 130 वो 10 सिग्मा v की वैल्यू, ठीक है। अब ये सब वैल्यू वो यहाँ रखनी है आर के फॉर्मूला में, ये सब वैल्यू मिली ना, इसी में ही लॉजिक है कि वैल्यू कैसे ढूंढनी है, फिर फॉर्मूला तो सब में सेम रखना है हमें, कि अब ये सिग्मा यू स्क्वायर सिग्मा वी स्क्वायर सिग्मा यू वी सिग्मा यू सिग्मा वी, ये सब वैल्यू रखी जाएगी इस फॉर्मूला में। आया ध्यान, मतलब यहाँ पर अगर कभी लॉन्ग सम में इसके लॉजिकल पॉइंट आए ना, तो ऐसे ही पॉइंट आएंगे कि भाई कभी अगर वैल्यू गलत है तो उसे सुधारो या उनको यू वी में कन्वर्ट करो। कल इलस्ट्रेशन भी ऐसे ही किए थे, फाइनल एक्सरसाइज में भी यही है। हाँ, जब शॉर्ट सम्स आएंगे तो उसमें अलग। देखो ये सम आपको सेक्शन ई में दिया हुआ है, तो कितनी बार 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, दोनों तरह से पूछ सकते हैं ये, बराबर। और सेक्शन एफ में दिया हुआ है, सॉरी ई में कहा, सेक्शन एफ में ये क्वेश्चंस है, मतलब 5 मार्क के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं ये सेक्शन एफ में ही, तो ध्यान में रखना भाई खास इसे, ठीक है ना। शॉर्ट सम्स की प्रैक्टिस जो सेक्शन सी डी के है वो कल देखेंगे हम, बिल्कुल देखेंगे उसकी, बराबर। पर पहले ये सब ध्यान में रखना रहेगा ध्यान। तो देखो कार्ल पियर्सन के लॉन्ग सम हुए, अब वैसे ही स्पीयरमैन के भी थोड़े लॉजिकल सम है, कल जैसे किए थे वैसे ही मेथड के, पर हैं कुछ सम्स, तो उसे भी ध्यान में देखना। अब देखो, अब जैसे सेक्शन एफ में ही 11th वाला क्वेश्चन है, 11th और 12th वो दोनों अब साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये अब स्पीयरमैन मेथड से है, ये भी कल हमने इलस्ट्रेशन किया था, इलस्ट्रेशन 25 हमने किया था, उसकी तरह ये है, ठीक है। कि देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 में सेक्शन एफ का टेक्स्ट बुक में देखो रीड करो, कि उसमें भी कोई 10 लोगों के लिए बात की गई है और इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट रैंक मेथड से ढूंढा हुआ है, पूरा सेंटेंस है ना उसमें, कि रैंक मेथड से कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढा ही है 0.6, लेकिन पूरा आर की वैल्यू ढूंढने के बाद पता चला कि भाई जो डिफरेंस ऑफ रैंक आता है, ठीक है ना, जो डिफरेंस ऑफ रैंक, वो एक डिफरेंस गलत लिख दिया उन्होंने, कि डिफरेंस ऑफ रैंक एक गलत लिख दिया, कि भाई वो लिखना था हमें 4, उसकी जगह पर जो है वो 2 लिख दिया, ठीक है ना, 2 इंस्टेड ऑफ 4, कि भाई 4 लिखना था, गलती से 2 लिख दिया हमने, तो वो जो डी की वैल्यू गलत हुई उसे हमें ठीक करना है, उसे हमें सुधारना है। कल किया था ऐसा इलस्ट्रेशन 25 किया था ना वैसा, ठीक है ना। अब उसकी तरह ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कि यहाँ डी की वैल्यू हमें सुधारनी, तो अगर डी ठीक करना है, पहले आर ठीक करना है तो पहले डी ठीक करना होगा, उसे ठीक करना है तो पहले सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, बराबर। कि जो आपकी आर की फॉर्मूला आती है, आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तब इसके अंदर पहले डी स्क्वायर ढूंढेंगे, उसमें ये डी की गलत और सही वैल्यू प्लस करेंगे ना, ठीक है ना। कल भी जैसे हमने बताया था वही बात, कि अगर आपके पास सपोज कोई x की वैल्यू गलत हो जाए तो आपके पास सिग्मा x होता है, सिग्मा x, तो उसमें x की सही वैल्यू या गलत वैल्यू माइनस और प्लस करेंगे ना। सिग्मा y हो तो y में से सही और गलत वैल्यू प्लस माइनस की जाएगी, है कि नहीं। पहले सिग्मा की वैल्यू टोटल हो तो ना, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में इनकरेक्ट डिफरेंस और करेक्ट डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस की वैल्यू दी गई है हमें, तो पहले हमें सिग्मा डी डिफरेंस का टोटल तो चाहिए ना, तो उसमें से प्लस माइनस कर पाओगे ना भाई, नहीं तो और किस में, आर में थोड़ी प्लस माइनस करना है वो। इसीलिए पहले क्या करना पड़ेगा, सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा हमें, फिर उसको सुधारेंगे, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे हम सिग्मा डी स्क्वायर, के देखो ये फॉर्मूला में आर की वैल्यू है हमारे पास 0.6, एन की वैल्यू भी है ये 10, तो उसके बेस पर फाइंड करेंगे ना। तो अगर चलो यहाँ पे ढूंढें कि आर की वैल्यू रखें हम 0.6 और 1 माइनस ये 6 सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढना है, और एन पे 10 रखें, कि एन पे 10, ये एन स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1, या डायरेक्ट लिखो 100 माइनस 1 99,
मतलब यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी कि 0.61 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर और अपॉन 990। अब ये डी स्क्वायर ढूंढने के लिए ये पूरा टर्म, पूरा ही जो है वो टर्म, पूरा फ्रैक्शन इक्वल टू के इस साइड जाएगा, माइनस का प्लस, और ये 0.6 इस तरफ आ जाएगा, प्लस का माइनस में। मतलब टर्म कुछ ऐसे आ जाएगा कि ये पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इक्वल टू 1 माइनस ये यहाँ आएगा 0.6, मीन्स यहाँ वैल्यू आ जाएगी कि 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इक्वल टू 0.4, बराबर ना, ये 0.4 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे कि अगर सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढना है तो ये वैल्यू क्रॉस में जाएगी, क्रॉस में जाएगी कि 990 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में और 6 डिवाइड में आएगा, ऐसे होगा ना, ये डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में, वैसे काउंट करें तो मतलब यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 0.4 इंटू 990, यहाँ मल्टीप्लाई में 990 और डिवाइड बाय 6 कि ये 6 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, बराबर। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो सिग्मा डी स्क्वायर मिलेगा। अगर इनकी कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा, 4 9 36, 396 और डिवाइड 6 करें तो 6 6 और 36 6 66 हो जाएगा इसमें। मतलब कि सिग्मा डी स्क्वायर वो वैल्यू मिलेगी हमारी 66। ठीक है, मैंने डायरेक्ट, आप कैलकुलेटर से पहले ट्राई करो उसमें कि यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 66 की वैल्यू, ये डी स्क्वायर मिला। अब इसको करेक्ट करना है कि ये जो डी स्क्वायर मिला अब करेक्ट करेंगे, अब इसमें सही और गलत वैल्यू जो है वो प्लस माइनस करेंगे हम। अरे बात ध्यान, तो अब अगर हम सही और गलत वैल्यू प्लस माइनस करें तो यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। अब करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कि जहाँ पे जो 66 है उसमें से गलत डी स्क्वायर वो माइनस करेंगे, सही प्लस, पर यहाँ देखो ये स्क्वायर है, ठीक है ना, मतलब सॉरी यहाँ खाली डी दिया हुआ है जबकि यहाँ पे स्क्वायर है, जो माइनस प्लस करेंगे वो स्क्वायर में माइनस प्लस होगा, बराबर। मतलब यहाँ पे जो इनकरेक्ट 2 माइनस करना है तो वो 2 नहीं, 2 का स्क्वायर माइनस होगा, बराबर। और जो करेक्ट वैल्यू प्लस करनी है 4, तो 4 नहीं, 4 का स्क्वायर प्लस होगा हमारा, ठीक है। ये ध्यान देना कि सिग्मा डी स्क्वायर जो मिला अब उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो अब लिखें कि 66 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, मीन्स यहाँ पर के 16 और में से 4 12 और 12 यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 78 कि सिग्मा डी स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर वो 78 मिला। अब इसके बेस पर हम करेक्ट आर ढूंढेंगे, करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू करेक्ट हुई तो अब उसके बेस पर अब ये ढूंढे ना आर, और आर की वैल्यू ढूंढने के लिए फिर से फॉर्मूला वही कि 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर और एन स्क्वायर माइनस 1, वही वैल्यू फिर से कि जहां पे अब सिग्मा डी स्क्वायर पे क्या लिखना है, ये करेक्ट ये 78 वैल्यू, और एन पे, तो एन पे तो वही रखना है हमें 10, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमें करेक्ट आर मिलेगा ना, रियल वैल्यू मिलेगी ना, जो गलत थी 0.6 वो सही होके मिलेगी हमें। समझ में आ रही है बात, ये आर आप ढूंढ पाओगे ना, ठीक है ना, ये फाइंड करना, करेक्ट आर मिलेगा। और ये सम ध्यान से समझना है, ऐसा एग्जाम में 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है, बराबर। कल इलस्ट्रेशन 25 किया था वो भी वैसे, ये सेक्शन एफ का 11 ये भी वैसे है, और ऐसा ही एक सम एक्सरसाइज 2.3 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 8 वो भी वैसा ही है कि गलत वैल्यू है, डी की वैल्यू गलत है और उसको सही करके बताना है हमें, सेम क्वेश्चन। और वो 2.3 का 8th वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, सिंपल है, अब हो जाएगा कि पहले वही आर की वैल्यू रख के डी स्क्वायर ढूंढो, फिर डी स्क्वायर को करेक्ट करो, फिर उसके बेस पर करेक्ट आर ढूंढो, ठीक है। 2.3 का 8th वाला क्वेश्चन वो आप लोग ट्राई करो अब। और ऐसे ही सेक्शन एफ का 12th वाला क्वेश्चन देखें, सेक्शन एफ का 12th वाला क्वेश्चन ये सिंपल है, एकदम सिंपल। ये सेम अगर कहो तो कल हमने इलस्ट्रेशन 32 किया था, भाई होता है हर सम के ऑलमोस्ट एक इलस्ट्रेशन रहते हैं, कल इलस्ट्रेशन 32 किया था, उसके बेस पर ही है ये 12th वाला क्वेश्चन, बराबर। समझो, आप टेक्स्ट बुक में रीड करो भले कि भाई वहां पे दिया हुआ टोटल 10 लोग हैं और उनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस वो दिया हुआ भी है 42.5। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस मतलब कि सिग्मा डी स्क्वायर, सम मतलब सिग्मा, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस तो डिफरेंस का स्क्वायर वो डी स्क्वायर,
तो डी स्क्वायर का सम सिग्मा डी स्क्वायर वो दिया हुआ है ना 42.5, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा वैल्यू है कि उस डेटा में 70 रिपीटेड 3 टाइम्स, 70 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है और 45 रिपीटेड ट्वाइस, बराबर। तो इसके बेस पर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है रैंक मेथड से। तो ऐसे में अगर फाइंड करना हो तो वो रैंक मेथड में CF कॉमन फैक्टर आ जाता है ना, होता है कि नहीं। मतलब कल हमने इलस्ट्रेशन 32 किया था ऐसे ही कि उसमें जब हम R की फॉर्मूला रखते हैं तो 1 - 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF और अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, है कि नहीं। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले CF ढूंढना पड़ेगा ना, ये सिग्मा डी स्क्वायर पे क्या रखना है वो तो दिया हुआ है 42.5, पहले ढूंढना होगा CF कॉमन फैक्टर, बराबर। तो वो कॉमन फैक्टर कैसे ढूंढते हैं, उसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग, जहां टेबल में पहले लिखा जाता है कि नंबर रिपीटेड, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। सेकेंड कॉलम आती है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड जिसे m कहा जाता है, और आखिरी में लिखा जाता है उसकी फॉर्मूला m³ माइनस m अपॉन 12। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर लिखें कि भाई नंबर रिपीटेड, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 70, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स, और 3 को m मानकर यहाँ पे अगर वैल्यू रखें कि m³ मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 माइनस m मतलब -3, 27 माइनस 3 तो 24, और 24 डिवाइड बाय 12, तो 24 डिवाइड बाय 12 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू रहेगी 2, बराबर, ध्यान में रखना। और फिर दूसरा दिया हुआ है कि नंबर रिपीटेड 45 रिपीट हो रहा है कितनी टाइम्स, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ m की जगह पर 2 लिखे अब, तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, और 6 डिवाइड 12 तो 0.5। और जब CF ढूंढना हो तो CF कॉमन फैक्टर होता है इनका प्लस, जो भी दिया गया उनका प्लस वो कॉमन फैक्टर है, तो इनका प्लस 2 और 0.5 2.5, ये CF की वैल्यू है, ये यहाँ पे रखनी है, बराबर। फिर जैसे सम करते हैं वैसे ही कि भाई सिग्मा डी स्क्वायर पे ये 42.5 और CF पे 2.5, n पे तो वही 10 है, फिर सॉल्व करेंगे ना। और इसमें भी वही कि पहले सिग्मा डी स्क्वायर और CF का प्लस होगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब ये फाइंड करो R की वैल्यू आप भी, आ रहा है ध्यान, ये ध्यान दो, ये भी सेक्शन F में दिया हुआ है, 5 मार्क में पूछा जा सकता है कभी, ठीक है, तो ध्यान में रखना, नहीं तो 3 मार्क के लिए तो कंफर्म है ऐसे क्वेश्चंस। तो ध्यान में रखो सेक्शन F का जैसे 11 और 12 क्वेश्चन किया उसे माइंड में रखना। अब वैसे ही लास्ट रैंक मेथड के ही एक दो दूसरे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं सेक्शन E और F के, वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट लॉन्ग लॉजिकल क्वेश्चंस में रैंक मेथड में ही है, बराबर। तो समझना एक दो क्वेश्चन और देखो। अब जैसे रैंक मेथड में ही एक समय हमारा सेक्शन E का 6th वाला क्वेश्चन, पहले वो देखते हैं, है ना। सेक्शन E में क्वेश्चन नंबर 6, ये एक सम समझना भाई, ये थोड़ा लॉजिकल है कि स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, बीच बीच में। बाकी सब में तो नॉर्मल हमारी रैंक की और कार्ल पियर्सन की मेथड रहती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 में ऐसा है कि देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट की भाई लास्ट 2 वीक्स में 2 एग्जाम्स हुई है, और उनके मार्क्स में रैंक कैसे आए, वो रैंक है, डायरेक्ट रैंक ही दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन रीड करो कि उसमें डायरेक्टली रैंक आपको दिया हुआ है कि स्टूडेंट है ABCDEFG 7 स्टूडेंट्स हैं, और रैंक भी है भाई, पहले में रैंक दिए हुए हैं, ए स्टूडेंट को 5th रैंक, इसको फर्स्ट सेकंड 3.5 3.5 7 6, और यहाँ RY में भी रैंक है। अब अगर रैंक होता है तो हम नॉर्मली फार्मूला क्या लगा देते हैं कि डायरेक्ट रैंक दिया हुआ है, मतलब हम सीधा डी ढूंढते हैं, डिफरेंस ढूंढते हैं ना, RX माइनस RY। नॉर्मल सम्स किए थे कि नहीं भाई, नॉर्मल सम ध्यान होंगे तो ये ध्यान में रहेगा, ठीक है ना। इसलिए पहले नॉर्मल सम हम करवाते हैं, फिर लॉजिकल क्वेश्चन ध्यान में रहेंगे। रैंक वाले के नॉर्मल सम्स किए थे ना, उसमें क्या करते थे, जब रैंक दिया हुआ ही है तो हमें रैंक रखने की जरूरत नहीं है, बड़े नंबर्स होते हैं तो हम रैंक देते हैं, सबसे ज्यादा नंबर ये है, इसको फर्स्ट रैंक, इसको सेकंड रैंक, इसको थर्ड रैंक, फिर डी ढूंढते हैं, करते थे ना ऐसा। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रैंक ही है, और अगर दोनों टेस्ट के रैंक है तो सीधा हम डिफरेंस ढूंढते हैं कि भाई RX माइनस RY, और फिर डी स्क्वायर ढूंढ के हम लोग सॉल्व करते हैं। जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधा सॉल्व करने बैठ जाते हैं भाई, हाँ नॉर्मल, चलो डी और डी स्क्वायर तो वैसे ही
कि भाई यहाँ डिफरेंस ढूंढ ले, 5 - 7 -2, 1 - 1 0, 2 - 4, 3.5 - 6 तो वो हो जाएगा -2.5, 3.5 - 5 तो -1.5, 7 - 3 4, 6 - 2 4, बराबर। और डी स्क्वायर करते हैं, सबका स्क्वायर करें तो भाई ये -2 का 4 हो जाएगा 0, ये भी 4, 2.5 का हो जाएगा 6.25, ये हो जाएगा 2.25, यहाँ पर 16 डी स्क्वायर। भाई डी मिल गया, डी स्क्वायर रैंक दिया हुआ था तो हमने फॉर्मूला लगा दी कि R इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। इसको सॉल्व कर दिया फॉर्मूला में, स्टूडेंट ने कर दिया। हाँ भाई सिंपल है, ये डायरेक्टली तो करना है, पर यहीं पे ही ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगेगी, इस सब में कॉमन फैक्टर भी ढूंढना है, CF ऐड करना है, बराबर। तो भाई CF कैसे पता चले ऐड करना है हमें, CF कॉमन फैक्टर कब ऐड करते हैं, जब जो है वो रैंक लगाते वक्त कोई नंबर रिपीट होता हो तो, या तो डायरेक्टली रैंक दिया हुआ है, कौन सा नंबर कहाँ रिपीट हो रहा है कैसे पता, तो यहाँ रैंक में ही है। कभी भी किसी को रैंक देते हैं ना, अब ये पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी किसी को रैंक दिया जाता है तो 1 2 3 4 5 ऐसे नॉर्मल रैंक ही दिया जाता है। अगर सपोज कभी पॉइंट पॉइंट में रैंक आ रहा है या कोई रैंक रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब जरूर कि सबको इक्वल मार्क्स मिले होंगे, तभी रैंक रिपीट आ रहा है या पॉइंट में आ रहा है, बराबर। यहाँ जो रैंक दिया हुआ है ना कि डी और ई को 3.5 3.5, मतलब जरूर डी और ई के मार्क्स इक्वल होंगे तभी उसको इक्वल रैंक मिला है। और अगर किसी के मार्क्स इक्वल हैं तो बिना भूले हमें CF ढूंढना पड़ेगा। तो ओवरऑल शॉर्ट बात यही रही कि इस क्वेश्चन में CF फाइंड करना है। स्टूडेंट रैंक देख के नहीं ढूंढते CF और डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, तो ये गलती ना हो, बराबर ना, ये गलती ना हो, इसका ध्यान में रखना भाई। इसके CF ढूंढना है, जो CF के लिए हम टेबल बनाते हैं ना, भले यहाँ नीचे कहीं पर भी आपकी बुक में टेबल बनाओ, जो हम तैयार करते हैं कि भाई नंबर रिपीटेड, भाई कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो तो नहीं पता है हमें, भाई दोनों के मार्क्स कुछ है, ये तो रैंक दिया हुआ है 3.5, बराबर ना, यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा ना y में, और कुछ नहीं, यहाँ पे भी कोई नंबर रिपीट नहीं है, तो 3.5 रैंक है, मतलब इन दोनों के कोई इक्वल मार्क्स होंगे, उसको ये रैंक मिला हुआ है। तो कितने इक्वल मार्क्स वो पता थोड़ी है, नंबर रिपीटेड कौन सा नहीं पता, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड जैसे हम लोग m मानते हैं, वो m हो गया 2 के 2 टाइम्स रिपीटेड, दो को सेम मिले हैं ना रैंक, तो इसका मतलब उन दो के मार्क्स इक्वल होंगे। और यहाँ पे हम ढूंढते हैं वो m³ माइनस m अपॉन 12, तो 2 रखें तो 2 का क्यूब 8 - 2 6 डिवाइड 12 तो 0.5, और कुछ नहीं है तो CF डायरेक्टली मिल जाएगा इनका टोटल 0.5। तो ये CF ढूंढना पड़ेगा भाई, तो फार्मूला में रखेंगे कि 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF और अपॉन n स्क्वायर -1। अरे बात ध्यान, अब इसे सॉल्व करो नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं कि सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू वो तो इसका टोटल कर ही सकते हैं हम लोग, 16 और 16 32, 32 और 8 हो गया 40, 40 और ये हो गया 48 और ये 0.5 तो 48.5, बराबर। तो सिग्मा डी स्क्वायर वो 48.5 और CF पे लिखेंगे 0.5। अब इसे सॉल्व करते हैं, आई बात ध्यान, पक्का ध्यान में रहेगा, बराबर। ये लॉजिक, ये सम सिर्फ इसी लॉजिक के लिए है कि ये CF की वैल्यू भूलना मत, रैंक देख के सीधा टोटल मत कर, बस वो ध्यान में रखो, ठीक है। तो सेक्शन ई का क्वेश्चन 6 ध्यान में रखना। हम क्या करते हैं, सब सम कर लिए कि हाँ भाई ये सब सीधे मेथड से हैं, सीधे मेथड से, पर इसलिए मैं एक दो सम अलग से बता रहा हूँ कि कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए तो गलती से उतावल में मत कर देना, ऐसा सम याद रखो, एग्जाम में आएगा भी तो सेम ही आएगा, नंबर भी नहीं बदलेंगे, 3.5 ही रहेगा। यही तो फायदा है यार आपके बोर्ड एग्जाम का, और क्या, सेम नंबर ही रहते हैं। तो याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन, हाँ हाँ ऐसा किया था हमने, इसमें ये बात थी, इसलिए करवा रहा हूँ, ओके। अब ऐसे ही दूसरा एक लॉजिकल क्वेश्चन है इसी रैंक मेथड का ही, आपके सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्शन F में क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उसे देखें। उसमें क्या लॉजिक है, तो उसमें रैंक कैसे देना है उसका लॉजिक है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं ABCDE 5 स्टूडेंट हैं, और 5 स्टूडेंट को 2 अलग अलग एग्जाम दी गई, एक रीजनिंग एबिलिटी की और उसके मार्क्स ये हैं, यहाँ पे मार्क्स है रैंक नहीं है, ये ध्यान में रखना।
सबको मार्क कितने मिले हैं, रैंक तो हमें देना है उसके हिसाब से। रीजनिंग एबिलिटी में सबको मार्क्स मिले हैं 5 5 5 5 5, सबको इक्वल मार्क्स मिल गए, सबको फुल मार्क्स। और जो इंग्लिश स्पीकिंग की टेस्ट है उसमें सबके मार्क्स हैं, किसी को 2, किसी को -2, किसी को 0 मार्क्स भी मिले। अब इसके हिसाब से हमें रैंक देना है उनको कि भाई यहाँ जो रीजनिंग एबिलिटी है उसका हमें रैंक देना है RX, कि इन सबका रैंक क्या प्रोवाइड करें हम लोग। और फिर जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसका रैंक हमें देना है RY, कि इनका रैंक क्या प्रोवाइड करें। फिर पास में D ढूंढेंगे ना, RX - RY, बराबर ना। पहले तो रैंक देना पड़ेगा दोनों को। अच्छा, रैंक कैसे, हम क्या करते थे, सबसे बड़ा नंबर हो उसको हम लोग रैंक देते थे फर्स्ट, उससे छोटा सेकंड, उससे छोटा थर्ड। अब यहाँ पे तो सबको इक्वल मार्क्स हैं 1 2 3 4 5, बराबर। अब जो सबको जो है वो इक्वल मार्क्स मिलते हो कि पांचों स्टूडेंट को 5 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इक्वल मार्क्स के लिए क्या करते थे, फिर उसको एवरेज रैंक देते हैं, बराबर ना। याद है वो नॉर्मल मेथड जब हमने की है, वो ध्यान में रखना। जब भी किसी को रैंक देते हैं और नंबर रिपीट होते हो तो एवरेज रैंक दिया जाता है। अब यहाँ पांचों को ही सेम आ रहा है, तो पहले 5 रैंक 1 2 3 4 5 पांचों का एवरेज करेंगे, बराबर। तो पांचों का एवरेज करें भाई, सबको ही सेम मार्क्स मिल रहे हैं, तो पांचों रैंक का एवरेज, रैंक 1 2 3 4 5, और उसका एवरेज भाई 5 रैंक है तो डिवाइड बाय 5, है कि नहीं। तो इन सबका एवरेज करें तो सबका टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 डिवाइड 5 3, एवरेज 3 आ रहा है। तो इसका मतलब कि RX में रैंक सबको 3 3 रैंक देना है। जब नंबर रिपीट होता हो तो रैंक देते वक्त सबको इक्वल रैंक दे देता है ना, तो यहाँ सबको कौन सा रैंक दे दिया जाएगा, 3 3 3 3 3। तो RX में सबको 3 3 का रैंक मिलेगा भाई, यही सम का लॉजिक है, वही ध्यान देना है, बराबर ना। सबको 3 3 का रैंक मिलेगा, ये ध्यान में रखना, पक्का रहेगा ध्यान, ठीक है। और अब जब RY इसको रैंक दे, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर उसको पहला रैंक देते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर हो रहा है 2, 2 सबसे बड़ा नंबर है ना, बराबर। -2 थोड़ी, वो तो छोटा नंबर माइनस में हो गया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 2 हुआ। अच्छा, 2 में भी 2 नंबर रिपीट है, अब नंबर रिपीट होता है तो उसको एवरेज रैंक देते हैं, बराबर। अब पहले ही 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मतलब पहले 2 रैंक फर्स्ट और सेकंड उसका एवरेज देंगे, बराबर। पहले में ही ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड का एवरेज ना, तो फर्स्ट और सेकंड का एवरेज मतलब कि 1 + 2 डिवाइड बाय 2, 2 नंबर है तो डिवाइड बाय 2, मतलब 1 + 2 3 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 1.5, मतलब पहले ही दोनों को 1.5 देंगे। 2 नंबर रिपीट हो रहे थे तो 2 का एवरेज, इसमें पहले में ही पांचों नंबर रिपीट हो रहे थे तो पांचों का एवरेज किया हमने, तो यहाँ 2 का एवरेज मिलेगा 1.5, मतलब दोनों को, कि ये 2 रैंक मिल रहा है उसे भी 1.5 और ये 2 रैंक मिल रहा है इसे भी 1.5, बराबर ना, दोनों को 1.5 प्रोवाइड करेंगे। अरे ना बात ध्यान। फिर उसके बाद चलो 2 2 हो गया, तो उससे छोटा नंबर, तो उससे छोटा नंबर 0 है, -2 नहीं है, -2 तो 0 से भी छोटा कहलाया, ठीक है ना। तो 2 से छोटा नंबर पहले 0, फिर उससे छोटा -2, तो 2 से भी छोटा नंबर कौन सा आया, 0 आया। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक इसको दे दिया था, एवरेज करके दे दिया था फर्स्ट और सेकंड, तो 0 को कौन सा मिलेगा, थर्ड रैंक मिलेगा। 2 का एवरेज कर लिया तो फर्स्ट और सेकंड रैंक इसमें डिवाइड हो गया ना 2 लोगों में, तो अब आगे तो थर्ड रैंक से देंगे ना हम लोग, ऐसे ही करते थे नॉर्मल सम में भी। तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को प्रोवाइड हो गया, तो अब 0 को मिलेगा थर्ड रैंक, इसको थर्ड रैंक। उसके बाद 0 से छोटा नंबर तो -2, अब -2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब 3 के बाद वाले 2 नंबर का एवरेज, तो 3 के बाद कौन सा रैंक आएगा, फोर्थ, तो फोर्थ रैंक पे 2 लोग हैं तो 4 और 5 का एवरेज करना पड़ेगा, मतलब -2 के लिए हम लोग फोर्थ और फिफ्थ रैंक का एवरेज करेंगे, 4 + 5 डिवाइड 2, 2 रैंक है तो दोनों का प्लस डिवाइड 2, तो 4 + 5 9, 9 डिवाइड 2 तो 4.5, मतलब कि इन दोनों को रैंक कौन सा मिलेगा, 4.5 मिलेगा, ये RY हुआ। अरे बात ध्यान, लॉजिक समझ में आ रहा है, रैंक कैसे देना है। यहाँ सबको सेम थे तो पहले ही पांचों नंबर 1 2 3 4 5 सबका एवरेज कर लिया। यहाँ पे ये 2 रिपीट हुआ तो उनके 2 रैंक का एवरेज किया, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड 0 को दिया। उसके बाद 4 और 5 रैंक आता है तो -2 के लिए 4 और 5 का एवरेज किया, ऐसे सबके रैंक हुए ना। अब डिफरेंस ढूंढे, फिर से बोल रहा हूँ लॉजिक ध्यान में रखना। अब डिफरेंस ढूंढ सकते हैं, हाँ डिफरेंस जैसे हम करते हैं वैसे ही,
कि rx माइनस ry, तो इन दोनों का माइनस 3 माइनस 1.5 तो 1.5 बचेगा, 3 माइनस 4.5 तो माइनस 1.5, ये भी 3 माइनस 4.5 माइनस 1.5, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 1.5 तो 1.5, बराबर, ये d। और उसके बाद है d स्क्वायर, इनका स्क्वायर भाई इसका 2.25, 1.5 का तो स्क्वायर वही रहेगा ना 2.25, 0 का वही, ये भी 2.25, तो टोटल करें तो ये हो गया 8 और 1 9, 9 टोटल हो जाएगा। ये डी स्क्वायर की वैल्यू मिली ना 9, और डी स्क्वायर के साथ अब सी एफ भी ढूंढना है, कॉमन फैक्टर, इतने सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं तो सी एफ तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई, बराबर। तो अब इस सम के लिए अगर हम सी एफ ढूंढें तो सी एफ के लिए वो टेबल बनाए हम कि यहाँ पे नंबर रिपीटेड, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड वो m की वैल्यू, और आखिरी में होता है m क्यूब माइनस m अपॉन 12 वो फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखे पहले नंबर रिपीटेड, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 5 नंबर रिपीट हो रहा है, ये नंबर ही है ना, तो 5 नंबर रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 5 टाइम्स से रिपीट हो रहा है, 5 नंबर 5 बार रिपीट हो रहा है, बराबर। और ये 5 को m मानकर यहाँ अगर फॉर्मूला में रखें तो m क्यूब 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का क्यूब 125 माइनस m, तो माइनस 5, 125 माइनस 5 120, और 120 डिवाइड 12, तो 120 डिवाइड 12 हो जाएगा 10, ये वैल्यू मिलेगी ना उसके। दूसरा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो दूसरा 2 रिपीट हो रहा है ना 2 रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वो 2 टाइम्स से रिपीट हो रहा है, तो फिर से m को 2 मानकर यहाँ पे लिखे, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6 डिवाइड 12 तो 0.5। दूसरी कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो माइनस 2 रिपीट हो रहा है ना, माइनस 2 भी रिपीट, तो माइनस 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी फिर से m की जगह पे 2 लिखे, वो भी 0.5 ही आएगा, बराबर। और CF ढूंढने के लिए ये 3 नंबर ही रिपीट हो रहे हैं और कोई नहीं, तो CF ढूंढने के लिए हम लोग करते हैं ना इन सब का टोटल 10 और 0.5 0.5 तो 11, CF की वैल्यू ये हुई 11। अब फॉर्मूला रखेंगे यही जो हमारी फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर की, कि 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, पहले सिग्मा डी स्क्वायर और सी एफ का प्लस, कि सिग्मा डी स्क्वायर मिला 9 और सी एफ मिला 11, उन दोनों का प्लस फिर 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ n की वैल्यू कितनी, तो 5, 5 नंबर है ना तो n पे 5, समझ आई बात। अब फॉर्मूला में रखेंगे ना, तो ये रैंक कैसे देने हैं वो ध्यान में आ रहा है ना, कभी एग्जाम में आए तो सब में सेम ही है, और ये 5 5 देखकर जो है वो 5 रैंक ही है सब में, ऐसे नहीं, ये रैंक नहीं, ये मार्क्स थे, उसके हमने रैंक पहले दिए, क्लियर। इसलिए ये सम भी नोट करना अच्छी तरह से, कभी एग्जाम में आया तो ध्यान में रहेगा। अरे बात ध्यान, तो चलो सेक्शन एफ का 7th वाला क्वेश्चन नोट करो, और अब लास्ट वही रैंक मेथड का एक आखिरी लॉजिकल क्वेश्चन है, वो है सेक्शन एफ का 8th वाला क्वेश्चन, 7 किया ना, एक 8th वाला, लास्ट एक सम हम लोग देख लें, ओके। देखो अब जैसे सेक्शन एफ में 8th वाला क्वेश्चन, आखिरी एक क्वेश्चन देखें। अब उसमें कैसे क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट बुक देखो, उसमें लिखा हुआ है कि 6 डांसर्स हैं और उनको 2 गुरु ने रैंक दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे रैंक ही है पर लिखा हुआ थोड़ा सा अलग है। यहाँ टेबल कैसे दिया हुआ, ऊपर रैंक दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बाय गुरु 1 और बाय गुरु 2 ये दिए हुए अल्फाबेट। अब इनको रैंक में कैसे कन्वर्ट करें, वो वही यहाँ पे लॉजिक है। स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, कि ये ABCD देखकर इसको रैंक देना है, कि A को फर्स्ट रैंक, B को सेकंड रैंक, C को थर्ड रैंक, ऐसे लिख देते हैं वो, ये चीज नहीं है, वो गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ रैंक देना नहीं है, ऑलरेडी रैंक है, उसको खाली अरेंज करना है, सही जगह लिखना है, बरोबर ना, सही तरह से लिखना है, इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए ही। हर एक एग्जाम में या कहो हर सम में हम लोग कैसे करते हैं पता है, कि पहले हम लोग स्टूडेंट्स या वो लिखते हैं, स्टूडेंट्स है, डांसर्स है, कुछ भी है, ABCD, फिर उसको रैंक देते हैं, बरोबर। तो यहाँ पर खाली लिखने का ढंग अलग होगा, कि पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डांसर्स, सम कैसे शुरू करेंगे, कि पहले हम डांसर्स लिखेंगे, कि भाई डांसर्स हैं A B C D E और F, ये 6 डांसर्स हैं,
और उनमें फिर हम आर एक्स और आर वाई लिखेंगे। हमें रैंक देना नहीं है, रैंक यहाँ दिया हुआ ही है, खाली सही लिखना है ढंग से। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे लिखा हुआ है कि ये आर एक्स हो गया कि बाय गुरु 1 के फर्स्ट गुरु ने जो रैंक दिया है वो, और आर वाई हो गया बाय गुरु 2, बराबर ना। ये आर एक्स और आर वाई हमें देना है, मतलब अरेंज करना है। तो यहाँ ऐसा है कि आपको टेबल में ना ऊपर रैंक दिया हुआ है, यहाँ गुरु के नाम लिखे हुए हैं। तो ऊपर रैंक मतलब सपोज ऊपर फर्स्ट रैंक है, तो यहाँ है कि गुरु 1 ने फर्स्ट रैंक किसको दिया है, बी को दिया है। ऐसा है कि गुरु 1 जो पहले गुरु हैं उन्होंने फर्स्ट रैंक किसको दिया, बी को दिया है। उसने सेकंड रैंक किसको दिया, एफ को दिया। उसने थर्ड रैंक किसको दिया, ए को दिया। तो उसके हिसाब से यहाँ रैंक लिखना कि अगर बाय गुरु 1 इसको जो पहले रैंक फिर डांसर्स हैं, हम पहले डांसर फिर रैंक लिखेंगे। यहाँ इसको ऐसे अरेंज किया जाएगा कि भाई ये आर एक्स गुरु 1 के जो हम रैंक दे रहे हैं, तो भाई गुरु 1 ने फर्स्ट रैंक किसको दिया था, बी को फर्स्ट रैंक दिया, तो हम बी को फर्स्ट रैंक देंगे। ये लिखा हुआ ये रैंक के हिसाब से। उन्होंने सेकंड रैंक किसको दिया, एफ को, तो हम एफ को सेकंड रैंक देंगे। उन्होंने थर्ड रैंक दिया ए को, तो हम ए को थर्ड रैंक देंगे, बराबर ना। फोर्थ रैंक सी को दिया है तो सी को फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक डी को दिया है तो डी को फिफ्थ रैंक, और सिक्स्थ रैंक ई को दिया है तो ई को सिक्स्थ रैंक, बराबर। ये रैंकिंग हुई उसकी, समझ आ रहा है, ये उसकी रैंकिंग रही हमारी। और ऐसे ही सेकंड गुरु के लिए भी, कि सेकंड गुरु ने फर्स्ट रैंक किसको दिया है, एफ को, तो सेकंड गुरु के लिए एफ को फर्स्ट रैंक देंगे। उसने जिसको रैंक दिया हो वैसा। उन्होंने सेकंड रैंक किसको दिया, ए को, तो सेकंड रैंक ए को सेकंड रैंक देंगे। उन्होंने थर्ड रैंक सी को दिया तो सी को थर्ड रैंक, है ना। फोर्थ रैंक बी को, तो बी को फोर्थ रैंक। फिफ्थ रैंक दिया ई को, तो ई को फिफ्थ रैंक, और सिक्स्थ रैंक डी को, तो डी को सिक्स्थ रैंक। ये दोनों का रैंक है, बराबर। इन्होंने पहले रैंक फिर डांसर लिखा था, हमें सीधे अरेंज करते हैं कि पहले डांसर फिर रैंक आर एक्स और आर वाई। और इसके बेस पर क्या ढूंढते हैं, डी, सीधा ढूंढते हैं ना, डी आर एक्स माइनस आर वाई, बराबर ना। और उसका डी स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू आएगी उसमें। इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं, कोई रिपीट भी नहीं है, सीधा रैंक दिए हुए ही है कि नहीं। अगर सीधा इसका माइनस कर दो डिफरेंस के, 3 माइनस 2, 1 माइनस 4, 4 माइनस 3, 5 माइनस 6, 6 माइनस 5 और 2 माइनस 1, और इनका स्क्वायर कर दो तो सीधा स्क्वायर भी वही आएगा सबका, बराबर ना। 1 का स्क्वायर 1 ही, तो कितना हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14। सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया ना कॉमनली, सिंपल 14। देखो ये लॉजिक के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं भाई, कि आप उसको अरेंज कैसे कर रहे हो। लिखा हुआ तो सब है, आप बरोबर लिख रहे हो कि नहीं, उसके 5 मार्क्स हैं। बाकी सम तो ये और ये ढूंढने में कितनी देर, और वही फिर फॉर्मूला में रखना है, r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तो सी एफ भी नहीं है, कॉमन फैक्टर भी नहीं आएगा ना, कोई नंबर रिपीट थोड़ी हो रहे हैं इसमें। अरे बात समझ में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ना, पर उस लॉजिक का ध्यान रखना। ये 8th वाला क्वेश्चन भी ध्यान में रखना कि स्टूडेंट इसको गलत तरह से रैंक दे देते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही सम जो 8th वाला सम किया ना सेक्शन एफ का, ऐसा ही इलस्ट्रेशन 19 है, 19th वाला इलस्ट्रेशन है। तो वो सम आप ट्राई करो, किया हुआ ये टेक्स्ट बुक में सेम वैसे ही है, ठीक है। तो आप देखो उसमें कि उसमें कैसे अरेंज किया हुआ है, कैसे रैंक दिए हुए हैं, है ना। जैसे ये सम किया ऐसे इलस्ट्रेशन 19 करो आप लोग, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये सब जो कल और आज हमने किए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो लॉजिकल पूछे जाते हैं 3 और 5 मार्क्स वाले, वो सब हमने देखे, ठीक है ना। अब कल इसी चैप्टर के सेकंड चैप्टर के शॉर्ट सम कंप्लीट करेंगे। तो कल सैटरडे तक हमारे लॉन्ग शॉर्ट सब रिवाइज हो जाएंगे, सब कंप्लीट हो जाएंगे। ये लॉन्ग सम मैंने 2 दिन के कंबाइन किए, क्योंकि एक रिदम चल रही थी तो मैंने साथ में बना लिया, है ना। मैंने शेड्यूल में लिखवाया था फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन लॉन्ग सम करवाऊंगा, पर ये साथ में जो है वो मैंने करवा दिए हैं, बराबर। अब जो शॉर्ट सम भी मैंने 2 दिन में लिखे हैं, फ्राइडे और सैटरडे, सॉरी फ्राइडे और सैटरडे, तो वो कल मैं पूरे शॉर्ट सम साथ में करवा दूंगा, कि कंबाइन रहेगा मेरा, रहेगी बात ध्यान, ठीक है। तो चलो फटाफट से ये रिवाइज कर लो, फिर शॉर्ट सम्स के वीडियोस देखते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।